हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस में काफ़ी गैप आ रहा था, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और चैप्टर मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस नहीं करूँगा। मैं कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूँ जिन टॉपिक्स को करने के बाद आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो पूरे चैप्टर का ये तुम यूं मान लो दिल है इस चैप्टर का। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बनाना भी नहीं आता, तो आप इस चैप्टर के जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी फोर्सेस वाले क्वेश्चन हैं, आप उनको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसके बिना आपका कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको बनाना आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी मास का, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी फिजिक्स के लिए भी, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका हुआ, ये आने वाले चैप्टर्स में भी कवर अप होगा और आपके ट्वेल्थ में भी बहुत जगह यूज़ होता है। क्योंकि जब ट्वेल्थ के आप क्वेश्चंस करते हो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं, लॉज ऑफ मोशन, कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ यूज़ करने होते हैं, तो वहाँ पर भी ये अपना रोल प्ले करेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। और इस डायग्राम का हमारे पास एक और नाम भी है, विच इज़ व्हाट, FBD। कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं, देखिए। सपोज करो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कुछ भी है m, राइट। मैं ग्रेविटी को यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, ये मास कहीं भी मैंने रख दिया और इस पर मान लीजिए प्लस x एक्सिस में एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का, माइनस x एक्सिस में एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का, प्लस y एक्सिस में एक फोर्स लगा 5 न्यूटन का, माइनस y एक्सिस में एक फोर्स लगा -5 न्यूटन का, +5 न्यूटन का। 4 फोर्सेस लग गए इस पूरे स्ट्रक्चर पर। और जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अराउंड उस पर लगने वाली फोर्सेस को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अलोंग विद देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में, और साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन भी आप शो करते हो, इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और जिसमें हम उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शंस भी लिखेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? FBD। तो देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ये तुम्हारा पॉइंट, इस पॉइंट को 5 न्यूटन ऊपर खींच रहे, 5 न्यूटन नीचे, 10 न्यूटन इस तरफ खींच रहे एंड 10 न्यूटन -x में, और ये तुम्हारा क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। देखने में तो काफ़ी सिंपल लगता है कि जस्ट हमें तो एक डायग्राम या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस को शो करना है कि फोर्सेस हम जो लग रही हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। बट बात यहाँ तक नहीं रुकी, हमें कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। बेसिक्स मतलब कि जब आपके पास फोर्सेस दिखाई नहीं दे रही, कई डायग्राम में हमें फोर्स दिखाई नहीं देती, तो वहाँ हमें खुद से फोर्सेस बनानी होती हैं। इन द सेंस कि फोर्सेस प्रेजेंट हैं बट आपको वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देंगी। अगर तुम उनके बारे में पहले से पढ़ के जाओगे तब तुम्हें पता होगा कि वो फोर्स वहाँ प्रेजेंट होगी और उसे हमें ड्रॉ करना है और किस वे में ड्रॉ करना है, राइट। तो हम पहले उन फोर्सेस की बात करेंगे, फिर हम डायग्राम्स देखेंगे अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप्स के, फिर उनके भी हम स्केचेस बनाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इट इज a representation, it is a representation of forces along with their direction, and magnitude, on a point or at an object, किसी भी पॉइंट पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं
उसको एक डायग्राम के तौर पर रिप्रेजेंट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, FBD। हम वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, डायरेक्शन का यूज़ करेंगे, और उस पूरे सिस्टमेटिकली डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, FBD या फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आपको जो बातें पता होनी चाहिए, हमें यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ 3 मेजर फोर्सेस की। पहली वेट, कि वेट का क्या सीन रहता है, कैसे बनाते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। सेकेंड वन इज नॉर्मल, कि नॉर्मल क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग, इसका सेंस, इसकी डायरेक्शन, और इसकी जो जो भी बातें और हैं वो सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम बात करेंगे टेंशन की भी, कि टेंशन क्या चीज़ है और टेंशन को कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ ड्रॉ करना है। मैं बात करूँगा सिर्फ इन 3 फोर्सेस की आज के लेक्चर में। एक आपके पास स्प्रिंग फोर्स और आता है, वो स्प्रिंग फोर्स के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो कवर अप करूँगा, उसमें हम डील आउट करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के साथ में, क्योंकि स्प्रिंग अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम बात करेंगे स्प्रिंग की आने वाले एक वीडियो में। तो अभी बात करेंगे इन 3 फोर्सेस की, कि तीनों फोर्सेस क्या हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, क्या इनकी डायरेक्शन रहेगी, कैसे आप इनको ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं वेट की, कि वेट है क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता होगा, क्लास 9 की बेसिक्स हैं, मास एंड वेट, जिनमें तुम जनरली कंफ्यूज होते हो, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। मास किसी भी बॉडी के अंदर भरा हुआ अमाउंट, वेट क्या होता है, उस बॉडी को अर्थ कैसे खींचते हैं। मतलब ये कोई भी एक ब्लॉक मेरे पास, जिसका मान लीजिए मास m है, मास m होने का मतलब मास m रिप्रेजेंट्स इस बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है। मास m रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ बॉडी, बट वेट क्या होता है यहां पे, वेट रिप्रेजेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, या फिर बोल दीजिए मास बाय द अर्थ, कि अर्थ कैसा फोर्स लगाएगा। यहां पे हम अर्थ की बात करते हैं, किसी अदर प्लेनेट की बात नहीं करते। तो होता क्या है, किसी ब्लॉक का मास जो उसके अंदर कंटेंट भरा हुआ है, उस सब का जो आप टोटल करते हो उसको हम बोलते हैं मास, और उस ऑब्जेक्ट को अर्थ कैसे अपनी तरफ खींचता है, अर्थ किस फोर्स से उसको पुल आउट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट। वेट इज बेसिकली फोर्स। पहली बात तो में ये क्लियर होना चाहिए कि इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स। अब ये फोर्स आया कहां से, इसका फिजिकल मीनिंग है इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का एग्जांपल लेंगे यहां पे, किसी और प्लैनेट की बात नहीं करेंगे। वेट क्या है, बेसिकली किसी मास को अर्थ कैसे खींच रहे हैं अपनी तरफ। अर्थ किसी मास को अपनी तरफ बांध के रखते हैं। हमारे पास मास है, बट हम भी तो एक बाइंड अप है ना इस अर्थ के साथ में, हम उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अर्थ हमें खींच के रखता है। कैसे खींच के रखते हैं? एक फोर्स के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट। अगली बात, अब बात होती है इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवार्ड्स द अर्थ, या बोल दीजिए ग्राउंड। ऑलवेज टुवार्ड्स द अर्थ या ग्राउंड, या तुम बोल दो वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर बात करूं इसके फॉर्मूला की, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। वेट क्या है, अपने आप में एक फोर्स, तो उसका सिंबल हम यूज करते हैं W। किसी बॉडी का मास मान लीजिए m, और एक्सेलरेशन कौन सा आएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन वो आएगा जो अर्थ उस बॉडी पर लगा रहा है। अर्थ का एक्सेलरेशन आप क्या बोलते हो, स्मॉल g, राइट। तो ये तुम्हारा क्या बन गया फॉर्मूला फॉर वेट, W इक्वल्स टू
m इंटू जी, या बोल दीजिए आप डायरेक्ट एम जी। जी इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये पूरे का पूरा एक फोर्स है। तो इसकी यूनिट जो होगी ना वेट की, यूनिट में स्पेसिफिकली बात करेंगे ऐसा यूनिट की, तो वो आपके पास है न्यूटन। वेट की जो यूनिट होगी तुम्हारे पास वो क्या होगी? न्यूटन। तो बेसिकली वेट क्या है? एक ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का, कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कैसे बांध के रखता है, कैसे खींच के रखेगा। और अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा उसको हम बोलते हैं वेट। और फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वेट का फॉर्मूला भी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा? ग्रेविटी वाला। लगा दिया, फॉर्मूला आ गया, काम खत्म। तो किसी भी मास के लिए वेट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? m इंटू जी। अब बात करते हैं इसको ड्रॉ करने की। ड्रॉ कैसे करेंगे? थोड़े से डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं और इसको फिल आउट करते हैं प्रॉपर। तो देखिए अलग अलग डायग्राम्स में क्या सीन रहेगा। सपोज करो ये एक सरफेस, इस सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास है m। अब इस ब्लॉक का मास m है, तो इसका वेट हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वेट देखो कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि वेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? mg, राइट। और वेट कौन लगा रहा है? अर्थ। अर्थ क्या चाहती है? कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसके साथ बंधा रहे। तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो इस पर भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? mg के बराबर। और उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट। m इंटू जी, वेट, और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। हर केस में आपके पास मास की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड रहती है, कुछ इस तरीके से। अब आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। और मान लो ये कोई सरफेस, इस सरफेस के ऊपर तुमने रखा एक 4 kg का ब्लॉक। अब इसका वेट तुम कैसे बोलोगे? वेट का फॉर्मूला मास इंटू जी। मैं जी की वैल्यू 10 पुट करता हूँ, तो वेट इसका कितना हो गया? 4 इंटू 10, 40 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसी को हम बोलते हैं वेट। वेट ड्रॉ करने का तरीका मैंने सिंपल और स्ट्रेट तुम्हें बता दिया। कभी भी किसी डायग्राम में वेट ड्रॉ करना हो तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड जाने वाली उसकी डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू जी। जी की वैल्यू हम यूजुअली 10 पुट करते हैं, अगर क्वेश्चन मेंशन करेगा तो 9.8 रखेंगे, और हमारा आंसर जो भी है वो आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं कुछ और डायग्राम्स पे। देखो ये एक टेबल, इस टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा जिसका मास है कुछ भी m। तो इसका वेट कैसा हो रहा होगा? तो इसका वेट भी नीचे की तरफ आएगा। कितना आएगा? mg। आगे बात करते हैं 4 नंबर पर। एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, हवा में है, और मैं मानता हूं इट इज फॉलिंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v। हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट वी आर एज्यूमिंग कि वो ऑब्जेक्ट आपका कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ में नीचे आ रहा है। तो इस केस में भी तुम क्या बोलोगे कि इसका वेट कितना है? mg, और कहां होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक हेमिस्फेरिकल सरफेस, कि आप यूं मान लीजिए आपके पास एक बाउल है, उस बाउल को तुमने उल्टा प्लेस कर दिया। उस बाउल के टॉप पॉइंट पर तुमने यहां पर एक मास रखा जिसका मास m, यानी ब्लॉक रखा है जिसका मास m। अगर तुम वेट की बात करो तो इसका वेट कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, और वैल्यू क्या होगी? mg। ये वेट मैंने यहां से उठाया और मैं यहां ले आता हूं। यहां लेके आया तो मैं इसको यहां अगर ड्रॉ करूं, मास m। अब बात आती है कि इसकी वेट की डायरेक्शन क्या बताओगे? वेट की वैल्यू तो रहेगी सेम mg, बट इसकी डायरेक्शन क्या बोलोगे? इसकी डायरेक्शन तुम बोलोगे अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ। इस बार इस वेट को उठाओ यहाँ, सॉरी मास को उठाओ यहाँ प्लेस कर दो, कर दिया जी। इस बार वेट की डायरेक्शन क्या होगी? अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड, और वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा हर केस में सेम। एक इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं।
ये तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, आपके पास एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने एक मास m को रखा, एक ब्लॉक जिसका मास m, मैंने इसको प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बनानी हो mg की तो कैसे बनाऊंगा, देखो वेट अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट, नीचे की तरफ क्या लिखोगे उसको, mg। इस केस का वेट हो गया। अब इस केस की कुछ खास बात भी होती है, शायद हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो कुछ को ना पता हो। तो देखो कई बार क्या जनरली हम इस क्वेश्चन में ना इस पार्ट के करते हैं कंपोनेंट्स। लाइक अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा तुम्हारा थीटा। कैसे होगा अभी बता देता हूं। अगर ये mg ये एंगल थीटा, तो इस तरफ इस फोर्स का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इसी के 90 डिग्री पर जो कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, mg sin थीटा। ये एक इंक्लाइन प्लेन की खास बात है कि इंक्लाइन प्लेन के अंदर हम mg को ब्रेक डाउन करते हैं दो पार्ट्स में, एक cos थीटा एक sin थीटा, और करने का तरीका ये रहता है। अगर तुम्हें डाउट हो कि एंगल थीटा कहां से आया तो देखो इस डायग्राम को अगर मैं दोबारा बनाऊं यहाँ पे साइड में, ऑलराइट, ये तुम्हारा एंगल मान लीजिए थीटा, ये तुम्हारा था मास m, तुमने बोला mg जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड। ठीक है, मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं, लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल थीटा, दिस इज 90, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा, राइट, थीटा प्लस 90, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो आपके पास क्या आएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो मुझे बनाना था यहाँ पे कंपोनेंट, तो मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन के परपेंडिकुलर एक नई लाइन बना दी। अब मैं देख सकता हूँ कि ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन और ये इंक्लाइंड प्लेन और उसके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल होगा 90। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, दैट इज हाउ इट बिकम्स थीटा। इस तरीके से थीटा बन गया। तो ये पूरे का पूरा सीन है यहाँ पर, और तुम बोलते हो कि एंगल थीटा है और ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसका और फील आता है, अप्लाई करोगे जैसे जैसे आपको सीखने को ही मिलेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ और डायग्राम्स की बात करते हैं। सेवन, ये कोई वॉल, एक अनदर वॉल, दो वॉल्स के बीच में मैंने एक फुटबॉल को प्लेस किया कुछ इस तरीके से, जिस फुटबॉल का मास है m। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका वेट कहाँ होगा, किस तरह से होगा, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना होगा mg। अगर कोई और डायग्राम देखूं, और बहुत से डायग्राम पॉसिबल हैं, अगर हमें इतना समझ आ गया तो हमारे लिए बहुत है। वेट का सेम हर डायग्राम में एक सेम सिनेरियो रहता है। अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसका वेट कहाँ होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और कितना होगा m इंटू जी। ये काम हम इजीली कर सकते हैं किसी भी डायग्राम में mg बना के। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई, डायग्राम बनाना आ गया कि वेट को कैसे बनाना है, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर बनाने के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले तुम्हें क्या आना चाहिए, वेट बनाना। वेट बनाने का प्रोसेस तुम्हें बता दिया, उसकी वैल्यू मैं तुम्हें बता दी। वैल्यू क्या होगी, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, एंड डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी में एक स्पेशल केस और है, वो यूज़ कम होते हैं बट फिर भी मेरा बताना तुम्हें फ़र्ज़ है। तो देखो, तो सीन कुछ ऐसे, ये तुम्हारे पास है अर्थ पूरे का पूरा, ये तुम्हारे पास है अर्थ, ये अर्थ का सेंटर। अर्थ के ऊपर मान लो तुमने किसी पॉइंट पर एक मास रखा m। मैं तुमसे पूछूं इसकी ग्रेविटी यानी वेट कहाँ होगा, तो तुम क्या बोलोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, इसको मैंने उठाया यहाँ से और मैंने प्लेस कर दिया इक्वेटर वाले पॉइंट्स पर कहीं भी, मान लो यहाँ पर, ठीक है कर दिया। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ वेट कहाँ होगा, पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने क्या देखा था, हेमिस्फेरिकल बाउल के केस में कि mg कहाँ था, नीचे की तरफ, वो क्योंकि वो एक हेमिस्फेरिकल बाउल था। बट जब कभी आपसे अर्थ के बारे में बात करें ना, तो उस केस में हमें कुछ बातें याद रखनी है कि वेट की जो डायरेक्शन है ना,
वो ऑलवेज कहाँ होगी, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। वेट की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होगी, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। और कब होगी, जब आपसे पूरे प्लेनेट का डायग्राम बनाए या उसको विजुलाइज करवाने की ट्राई करें। एक हेमिस्फेरिकल बाउल के केस में वर्टिकली डाउनवर्ड था, क्यों था, क्योंकि हेमिस्फेरिकल बाउल अर्थ के ऊपर प्लेस था, वो ग्राउंड के ऊपर प्लेस था। बट हम इस बार बात करें पूरे के पूरे अर्थ की। अर्थ पर यहाँ पे एक बॉडी रखी है, तो उस बॉडी को अर्थ अंदर की तरफ खींचेगा ना। अगर अर्थ की ग्रेविटी मान लो ऐसे होगी, तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ से खिसक के अर्थ से दूर ही हो जाएगा। तो अर्थ की ग्रेविटी कहाँ गई, अर्थ की ग्रेविटी का मतलब तो यही है ना। अर्थ तुम्हें पता है, एक स्फीयर, इलिप्स, कुछ भी मान लेते हैं हम। तो जो भी एक अर्थ है वो ट्राई करता है कि जितने भी उसके पास मासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स है उसके अराउंड, जहाँ तक उसका जोर चलता है वो उनको बांध के रखे अपने तक। तो अपने तक बांध के रखेगा तो वो हर तरफ से उसको ट्रैक्ट करेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, वो सबको अपने सेंटर की तरफ बांध के रखेगा। तो इट मीन्स इसको भी वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो नीचे नहीं गिरेगा। दैट इज द मेन पॉइंट इन स्पेशल केस, जब आपके पास अर्थ का डायग्राम है उस केस के लिए। बाकी सभी केस में आप वर्टिकली डाउनवर्ड बनाओगे, चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, कुछ भी हो, राइट। एक डायग्राम और देख लीजिए। ये मान लीजिए आपके पास कोई ग्राउंड और ये कोई वॉल है। ग्राउंड और वॉल, इन दोनों के बीच में मैंने एक लैडर को प्लेस कर दिया। इन दोनों के बीच में मैंने एक लैडर को प्लेस कर दिया। लैडर आप समझ गए, एक बांस की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी को मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया। अगर इस पूरी सीढ़ी का मास m है तो इसका mg यानी वेट कैसा बनाओगे, तो इसका वेट कुछ ऐसा बनना चाहिए, स्ट्रेट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट। ये पूरे का पूरा सीन था वेट का। मैंने कई सारे एग्जांपल से आपको समझाया कि वेट कैसे बनाना है और क्या से क्या होता है। अब चलते हैं अगले फोर्स पर। मैंने 3 फोर्स की बात की थी शुरू में, पहली वेट। अब बात करते हैं सेकंड फोर्स की। सेकंड फोर्स यहां पे क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इसका एक और नाम भी है। नॉर्मल फोर्स को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कई बार क्वेश्चन में वो कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देते हैं। इसके अलावा वो एक और नाम भी दे देते हैं कभी कभी, वो देता है कि नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो बेसिकली ये चीज है क्या, तो देखिए नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल वर्ल्ड, यहां नॉर्मल का मतलब वो वाला नॉर्मल नहीं है, एक सिंपल आम जो तुम सोच रहे हो। इंग्लिश में जो नॉर्मल का मतलब होता है वो नहीं है। फिजिक्स में जब भी एक टर्म आती है नॉर्मल, इट मीन्स यहां पे बात होती है परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर, या बोल दीजिए 90 डिग्री की। अब क्या 90 पर है, क्या परपेंडिकुलर है, कैसे फोर्स है, क्यों आएगी, कब आएगी, कहाँ से आएगी, तो उसकी बात करते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, इसका एक और नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो, व्हेन टू बॉडीज बोल दो या सरफेसेस बोल दो, कुछ भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में या ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में, जब आपके पास कॉन्टैक्ट आ गया, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट with each other, there exists a normal between them. There exists a normal force between them at point of contact. At point of contact, it is denoted by सिंबल कैपिटल N। जनरली इसका सिंबल हम कैपिटल N ही लेते हैं। अब ये नॉर्मल है क्या, डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में आएगी तो वहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। और कहाँ एग्जिस्ट करेगी, जिस पॉइंट पर उन्होंने अपने आप में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया। इसका मतलब एग्जाम्पल समझिए आप, कि मान लो तुम्हारे पास है ग्राउंड, ये कोई ग्राउंड, तुमने इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक को प्लेस किया जिसका मास है तुम्हारे पास 50 kg जी, कर दिया प्लेस। अब मुझे पता है इस ब्लॉक के पास है मास कितना है, 50 kg। तो ये नीचे की तरफ ना एक वेट लगाया, कितना लगाएगा,
500 न्यूटन का, जी बिल्कुल लगाएगा। अब 500 न्यूटन का वेट लगाएगा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, और जब किसी बॉडी पर एक फोर्स लगता है तो वो क्या करता है, मोशन में आता है। बट अगर डायग्राम को तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या एक 50 kg का एक ब्लॉक है जिसको तुमने ग्राउंड पर प्लेस किया, तुम्हें पता है कि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वेट, बट यू आर ऑब्जर्विंग दैट द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, कि ब्लॉक तुम्हारा मूव नहीं कर रहा, राइट। कि अगर मैं अपने हाथ पे इस मार्कर को रखूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इसके पास कुछ मास तो होगा, ये नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, बट क्या ये मूव कर रहा है, इट इज नॉट मूविंग। क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि इसके वेट को रोकने के लिए इस सरफेस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक नई फोर्स पैदा हो गई, विच इज व्हाट, नॉर्मल। और उस नॉर्मल की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, अब उसकी बात करते हैं। तो नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी ना, वो ऑलवेज होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। एक फोर्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक्ट करेगी, कैसे करेगी, सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल का काम क्या है, नॉर्मल का काम ये होता है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट से टच में आता है ना, तो वो जो उन दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है, तो उसको रोकने के लिए वो नॉर्मल काम करता है वहाँ पे अपना। अब ये था तुम्हारा नॉर्मल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि होगा कि नॉर्मल ग्राउंड लगा रहा है, तुम्हारा जो ग्राउंड है ना वो लगा रहा है नॉर्मल उस ब्लॉक पर। बट यहाँ पे दो बातें क्या हैं, देखो। हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो बॉडीज, तो दो बॉडीज है तो दोनों की बारी बारी से बात करनी होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मास m की। यहाँ मास 50 kg है यहाँ पे, तो 50 लिखता हूँ मैं इसकी जगह। मैं 50 kg की कहानी सुनता हूँ। 50 kg कहता है, खुद बोल रहा है 50 kg अपनी मुंह से कि जी मेरे पास ना वेट मास है तो मैं नीचे लगाऊंगा 500 न्यूटन। ठीक है जी, बट कहता है कि मुझे ना आपने टच करवा दिया ग्राउंड के साथ में, और ग्राउंड मुझे रोक रहा है। तो ग्राउंड मुझे रोक रहा है, वो कैसे रोक रहा है, वो एक नॉर्मल लगाता है ऊपर की तरफ, राइट। वो एक नॉर्मल लगा रहा है मुझ पर, और उसने मुझे रोक दिया। कहता है मेरे पे ना आज के दिन ये दो फोर्स एक्ट कर रही हैं। ठीक है जी, हमने देखा, जो हमने पढ़ा वो हमें दिखाई देगा। ये बात किसकी थी, ब्लॉक की। अब एक कहानी सुनते ग्राउंड की भी, कि ग्राउंड क्या बोलना चाहता है। तो ग्राउंड कह रहा है, सुनो ग्राउंड की भी। ग्राउंड कह रहा है जी मैं तो हूँ अर्थ का पार्ट, मैं हूँ आज के दिन अर्थ का पार्ट, तो मेरा मास है बहुत ज़्यादा, तो मेरे वेट की तो आप बात मत ही करो। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मेरा वेट तो अर्थ के साथ मिल गया, तो आप मेरी बात मत करो एक बार के लिए। आप ना मेज पे लगने वाले कुछ और बात करो नॉर्मल की। तो नॉर्मल की अगर मैं सीन देखूँ, अर्थ, ये ग्राउंड है ना आपका अर्थ का पार्ट, ये कहता है कि तुमने मास की सुन ली। मास ने क्या बोला कि मेरे साथ ग्राउंड टच में उसने मुझे क्या दिया, नॉर्मल दिया। ठीक है जी, उसकी बात होगी। कहता मेरी भी सुनो। ये ग्राउंड कहता है कि तुमने मेरे साथ ब्लॉक भी तो टच करवाया ना, तुमने मेरे साथ ब्लॉक को टच करवाया, तो मैं भी तो एक बॉडी हूँ, मैं भी तो एक सरफेस हूँ, तो मुझे भी तो नॉर्मल फील होगा ना, मुझ पर भी एक नॉर्मल लगेगा। वो कौन लगाएगा, वो ऊपर का मास लगाएगा, ऊपर का ब्लॉक लगाएगा। और वो ब्लॉक कैसा नॉर्मल लगाएगा, वो ब्लॉक अपने सरफेस के 90 डिग्री पर एक नॉर्मल लगाएगा इस पर। वो ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा अपने सरफेस के 90 पर, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, नॉर्मल। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल डायरेक्शन में उल्टे होंगे, बट इनकी न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर तुम ध्यान दो ना, ये जो नॉर्मल है ये कहाँ आया, क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आपके पास ब्लॉक और फ्लोर में कॉन्टैक्ट आया एक, उसके कारण वहाँ पे नॉर्मल आया। अब नॉर्मल ना एक बॉडी को फील नहीं होता, वो दोनों को फील होता है। नॉर्मल है वो दोनों को फील होगा, नीचे वाले को फ्लोर को भी फील होगा, ऊपर वाले मास को भी फील होगा। ऊपर वाला जो मास है ना उसको फील होगा ग्राउंड से परपेंडिकुलर निकलता हुआ, और जो नीचे ग्राउंड बिछा हुआ है उसको फील होगा मास से परपेंडिकुलर आता हुआ नॉर्मल। दोनों को नॉर्मल फील होगा। अब दोनों का ये कॉमन नॉर्मल है, आप इनके नाम भी सेम रखोगे, आप इनकी वैल्यूज भी सेम बोलते हो, क्योंकि कॉमन नॉर्मल है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इन दोनों नॉर्मल्स की बात अलग अलग डायग्राम्स में करते हैं। एक डायग्राम में हम दो नॉर्मल नहीं बनाते ऐसे करके, एक डायग्राम में हम दो नॉर्मल्स को ड्रॉ नहीं करेंगे एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के।
अलग अलग बात करते हैं। ये बात है इस सरफेस की, नीचे वाली धरती की, ये बात थी मास की। दोनों अलग अलग ड्रॉ करोगे तब ये बातें करोगे। अगर एक डायग्राम में ऐसी बकवास नहीं करेंगे कि ये नॉर्मल नीचे भी है, एक नॉर्मल ऐसे भी होगा, तो वहां आप प्रैक्टिकली गलत हो जाते हो। तो ये पूरे का पूरा सीन है नॉर्मल्स का। इसको अभी और डायग्राम्स में देखेंगे, फिर और फील आउट करेंगे। जब आप इनके क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपको और रियलाइज होता है, फील आता है कि एक्चुअली में नॉर्मल का मतलब क्या है। अगर मैं मेरे हाथ की बात करूं, मेरा हाथ तुम्हारे सामने, मेरा हाथ ये पूरा पार्ट किसी भी बॉडी के साथ टच में नहीं है, बट अगर मैं अपना दूसरा हाथ इसके टच में रखूं तो ये दोनों टच में आ गए, इनके बीच में एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये सरफेस आ गया पूरे का पूरा। अब यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एक नॉर्मल। इस हाथ को भी एक नॉर्मल फील हो रहा है और इस हाथ को भी एक नॉर्मल फील हो रहा है। इस हाथ को फील हो रहा है नॉर्मल कुछ ऐसा, दूसरे हाथ से 90 पर बाहर आता। इस हाथ को नॉर्मल फील हो रहा है, इस हाथ से 90 डिग्री पर बाहर आता। बट ये दोनों के बीच का कॉमन नॉर्मल है, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी, बट डायरेक्शन क्या होती है, एक की ऊपर एक के नीचे, या दोनों की एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन, ऑपोजिट। ये है पूरे का पूरा नॉर्मल का सेम। बट और एक दूसरी बात, नॉर्मल का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वेट का फॉर्मूला था mg, नॉर्मल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हम नॉर्मल को जस्ट ड्रॉ करते हैं और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं आगे आने वाले टॉपिक्स में कि कैसे की जाती है। अभी मैं बात करता हूं कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे। तो करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, ये तुम्हारा ग्राउंड, ये तुम्हारा मास। अगर मैं मास के लिए अलग से डायग्राम बनाऊं जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो मैं दिखाऊंगा ये मास, नीचे क्या जाएगा इसका mg, और यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है नॉर्मल, चाहे उसको यहां बना दो चाहे ऊपर ड्रॉ कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट तुम्हें क्या ध्यान रखना है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब एक और डायग्राम की बात करते हैं। ये क्या डायग्राम हो गया, एक नेक्स्ट डायग्राम और। आई होप शायद तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा कि क्या है ये, तुम इसको विजुलाइज कर पा रहे होगे क्या चीज़ है। आपके पास है एक टेबल, ठीक है जी, टेबल है। उस टेबल को तुमने कहाँ रख दिया, ग्राउंड पर। ये पूरे का पूरा ग्राउंड भी तो है इसके पास। इस टेबल को आपने ग्राउंड पर रख दिया कुछ इस तरीके से। अब बात आती है कि यहाँ पे नॉर्मल वगैरह का क्या सीन रहेगा। तो देखो, क्या इसके पास मास है, बिल्कुल है। क्या इसके चारों पैर धरती के साथ टच में आ रहे हैं, टेबल के आ रहे हैं। एक टेबल है, उसको आपने ऐसे प्लेस कर दिया, चारों उसके पैर जो हैं वो आपके ग्राउंड के साथ टच में आ रहे हैं। टच में आ रहे हैं यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा तो कॉन्टैक्ट फोर्सेज आएंगे, नॉर्मल फोर्सेज आएंगी। वो फोर्सेज कैसे आएंगे, देखो, हमारा ग्राउंड इस पर भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और उनको मैं नाम दे रहा हूँ N1, N2, N3 एंड N4। वो बात की बात है, ये सभी नॉर्मल्स इक्वल हैं या अलग अलग हैं मुझे नहीं पता आज के दिन, बट मुझे इतना पता है कि 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, तो मैंने चारों पर डायग्राम के अकॉर्डिंग नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल कैसा बनाया, इस पूरे ग्राउंड के 90 डिग्री पर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस है, टच में, तो आपका सरफेस से 90 पर आपका नॉर्मल जाएगा। मैंने बना दिया, मेरा काम हो गया ख़त्म। मुझे तो इतना आता है आज के दिन, मैंने कर दिया। ये होता है नॉर्मल। और एग्जांपल देखो इसके, ये मान लीजिए आपके पास है कोई दीवार, ठीक है जी। इस दीवार पर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को ऐसे लगाया और मैंने इसको यहां से पुश किया। एक ब्लॉक जिसका मास कुछ भी होगा m, मैंने उसको दीवार के साथ लगा के ऐसे पुश किया, धक्का मारा ताकि वो दीवार के साथ टिका रहे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल की बात करता हूँ। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, दीवार और एक बॉक्स जैकेट, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यहीं आ रहे हैं इस सरफेस पर, तो नॉर्मल भी कहाँ बनेगा, इस सरफेस पर। कैसा बनेगा, इस सरफेस के, यानी आपके दीवार से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ आता हुआ, यानी तुम्हारा नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसा। ये क्या बनेगा तुम्हारा नॉर्मल। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल्स बना रहा हूँ, mg की बातें मैं बाद में करूँगा। एक और डायग्राम देखो फटाफट। एक दीवार, एक ग्राउंड, दोनों के कॉर्नर पॉइंट पर मैंने एक ब्लॉक को रखा जिसका मास है m। अब तुम देख सकते हो, इस ब्लॉक को यहाँ रख दिया
तो ये ब्लॉक कितनी जगह पर टच हो रहा है, इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं, एक तो इसका ग्राउंड के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है, एक इसका वॉल के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल्स कितने बनेंगे, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। और कैसे कैसे बनेंगे ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको अलग से डायग्राम को बनाऊं, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को, तो मैं यहाँ बनाऊंगा एक ब्लॉक जिसका मास है m, नीचे जाएगा उसका वेट mg, मुझे इतना पता है। अब बात करता हूँ मैं नॉर्मल की। क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है, जी आ रहा है। तो नॉर्मल कैसा आएगा, सरफेस से बाहर की तरफ निकलता हुआ परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा n1 बाहर की तरफ। मैंने नाम में 1 क्यों जोड़ा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बनेंगे दो नॉर्मल, तो दोनों नॉर्मल को नाम तो अलग अलग देना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पता तो लगे ना वो नॉर्मल अलग है, ये नॉर्मल अलग है। तो इसलिए मैं नाम अलग अलग दिया। एक नॉर्मल यहाँ भी आएगा, और वो कैसे आएगा, इस दीवार से 90 पर बाहर आता हुआ, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसा डायग्राम तुम्हारा इस केस का बनेगा। एक नॉर्मल नीचे से ऊपर, एक इस तरफ, दो नॉर्मल साइड ड्यू टू 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। आगे डायग्राम्स की बात करते हैं, और बहुत से डायग्राम बना सकते हैं हम। ये आपके पास है एक इंक्लाइंड प्लेन, उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने एक ब्लॉक जिसका मास है उसको प्लेस कर दिया, ठीक है जी, कर दिया। अब बात करते हैं इसके नॉर्मल की। वेट की बातें नहीं करूंगा मैं, नॉर्मल की बात करता हूँ सिर्फ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं इसमें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास ये मास है, ये सरफेस से दिख रहा है, एक है। और नॉर्मल के बारे में मैंने क्या बताया था, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल बिल्कुल वर्टिकली आउटवर्ड आएगा। कैसे आएगा, ड्राइग्राम में दिखा दिया। आगे देखिए, एक हेमिस्फेरिकल वाला केस देखते हैं हम। ये मान लीजिए आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल, या एक उल्टा किया हुआ एक बाउल, कटोरी टाइप कुछ भी है, उसके ऊपर एक मास रखा है m। इसके केस में नॉर्मल कैसा बनाओगे, बिल्कुल वर्टिकली आउटवर्ड स्ट्रेट ऊपर की तरफ, जी बना दिया। अगले की बात करते हैं। ये मास यहां से खिसक कर आ गया यहाँ पर, ब्लॉक यहां प्लेस कर दिया। इस केस में नॉर्मल कैसा बनाओगे, हर केस में मैंने क्या कहा था, सरफेस के बिल्कुल 90 पर जाना चाहिए तुम्हारा नॉर्मल। तो इस केस में भी क्या होगा, 90 पर जाएगा। कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये तुम्हारा क्या नॉर्मल, और इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। बट मैं वैल्यूज अलग अलग क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये अलग केस है, ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आपके पास मासेस की पोजीशन चेंज हुई है। अब इसको यहां पे ले आओ आप, ये मास मैंने यहां प्लेस कर दिया। इस केस में नॉर्मल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, बिल्कुल 90 डिग्री पर, राइट। तो ये पूरे का पूरा नॉर्मल्स का सीन होता है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। और बातें करते हैं। ये तुम्हारे पास है एक फ्लोर और एक वॉल, और मैंने यहां पर एक लैडर को प्लेस कर दिया दोनों के बीचों बीच। ये एक सीढ़ी को प्लेस किया, ठीक है जी। अब मुझे फाइंड करना है इस सीढ़ी पे लगने वाले नॉर्मल। सबसे पहले आप ये चेक करो कि सीढ़ी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं। एक जगह तो सीढ़ी यहाँ पे टच हो रही है ग्राउंड के साथ में, एक जगह सीढ़ी यहाँ टच हो रही है वॉल के साथ में। तो दोनों की बात करेंगे, तो दोनों की अगर मैं बात करूँ बारी बारी से, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक नॉर्मल यहाँ पर होगा, एक नॉर्मल यहाँ होगा। कैसे होगा जी, ऐसे होगा, आपके सामने बना दिया। अब आगे चलते हैं, अगले डायग्राम में हम देखते हैं कुछ ऐसा सीन। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि सीढ़ियाँ आ रही हैं, सीढ़ियाँ आ रही हैं। सीढ़ियों के कॉर्नर पर मैंने एक छोटी सी बॉल को प्लेस कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब इस पे लगने वाले नॉर्मल्स की बातें करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं इसके, एक और दो, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए। तो नॉर्मल कितने बनेंगे, दो। कैसे बनेंगे, सरफेस से बाहर 90 पर बाहर आते हुए। तो यहाँ भी सरफेस से बाहर आएगा n1, और यहाँ भी सरफेस से बाहर आएगा n2। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया इस केस का। आगे बात करो नॉर्मल्स की। नॉर्मल क्या था, बेसिकली आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक बाहर को लगने वाली फोर्स, वो नॉर्मल है।
ये आपके पास है दो वॉल्स, एक थोड़ी सी ऊंची एक थोड़ी सी नीचे की तरफ। दोनों वॉल्स के बीच में ना मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर रहा हूं, एक बॉल को मैंने प्लेस कर दिया। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पे नॉर्मल्स कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात, कितने बनेंगे? इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो ही बनेंगे, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए, एक ये कॉर्नर आ गया एक ये कॉर्नर आ गया। और यहाँ कैसा बनेगा देखो, यहाँ बात करूं तो ये सरफेस है कॉर्नर का, कॉर्नर के बिल्कुल 90 पर नॉर्मल बनेगा, पहला n1 जी बना दिया, बाहर जाएगा, ऑब्वियस बात है। अब बात करते हैं दूसरे की, यहाँ पे नॉर्मल कैसा बनेगा। यहाँ तुम्हारा मास कॉर्नर के बिल्कुल पास में प्लेस है, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा पूरे का पूरा सीन रहता है नॉर्मल्स का, कि नॉर्मल कैसे बनाओगे, क्यों बनेंगे। नॉर्मल क्या है, एक ऐसी फोर्स जो आती है कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, टू ऑब्जेक्ट से, और उस दौरान आपके पास ये देखना होता है कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ गए, और उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमेशा सरफेस से, जिस सरफेस से आप नॉर्मल बनाना चाहते हो उस सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर आता हुआ क्या होगा तुम्हारा नॉर्मल। तुम्हें उसका फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, हम जस्ट इसका नाम बताते हैं कि ये नॉर्मल है, बस इतना ही। बाद में हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करके इक्वेशंस बनाते हैं, वो बाद की बातें हैं, वो तुम्हें भी मैंने ऐसी बातें नहीं बताई। मैंने तुम्हें बताया कि एक डायग्राम के अंदर नॉर्मल कैसा बनाना है। अगर तुम्हें नॉर्मल बनाने आगे तो बधाई हो आपको, आप 2 स्टेप आगे हो गए। हमें बात करनी थी 3 चीज़ों की, 2 मेजर पॉइंट्स की बात कर दी, तीसरा बहुत इजी पॉइंट है। मेजर पॉइंट्स में बस नॉर्मली दिक्कत देता है, नॉर्मली हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअली थोड़ा सा ये अलग सा टॉपिक है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो तुम्हें मैंने बता दिया। अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया तो तुम्हें वेट पता लग गया, नॉर्मल पता लग गया। अब बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक टेंशन की, कि टेंशन आप कैसे ड्रॉ करोगे, क्या टेंशन होता है, क्यों होता है। देखिए, 2 फोर्सेस की बातें हो गई, वेट एंड नॉर्मल। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट थर्ड फोर्स, टेंशन। टेंशन तो इसका सिंबल आप यूज करते हो टी, सिंबल टी टेंशन का। बेसिकली टेंशन है क्या, कहाँ आती है, कैसे आती है। देखो, टेंशन आपके यूजुअली रोप और स्ट्रिंग, इन 2 क्वेश्चंस में जनरली यूज होता है, कई बार चेन में भी यूज होता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन का अलग सीन है। हम जनरली रोप और स्ट्रिंग की बात करते हैं। रोप और स्ट्रिंग के केस में आपके पास टेंशन होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब तुम यूँ मान लो तुमने छत से एक रस्सी को लटका दिया, ठीक है जी। जनरली हमारे क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं, एजम्पशंस में अगर मेंशन नहीं किया तो हम ये मान के चलेंगे कि जो आपकी स्ट्रिंग है ना वो क्या है, मासलेस है। जो आपकी स्ट्रिंग है वो है मासलेस, या जो रोप है तुम्हारी वो है मासलेस। जनरली अगर तुम एक रस्सी की बात करोगे, रस्सी का मास होता है 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ। बट हमारे क्वेश्चन में चाहे 4 मीटर की रस्सी है, चाहे 5 मीटर की रस्सी है, हम उसके मास की जनरली बात नहीं करते जब तक क्वेश्चन ना बोल दे। अगर क्वेश्चन लेंथ के बारे में बोलता है तो वो मास बोल देता है, तब हमें समझ आ जाएगा। बट अगर वो नहीं बोल रहा ना तो तुम्हें बात ही नहीं करनी इसके मास की। तो तुमने क्या किया, एक रस्सी को लटका दिया। तुम रस्सी के कॉमन सेंस से ऑब्जर्व करो कि तुम एक रस्सी को लटकाते हो, लटका दिया। टेंशन बेसिकली क्या होता है, एक रस्सी में आने वाला तनाव। तनाव का मतलब आप एक रस्सी को जब खींचते हो ना तो वो स्ट्रेच होती है। जब वो कोई भी रस्सी एक स्ट्रेच होगी ना तो उसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं जो ट्राई करती हैं कि उस रस्सी के स्ट्रेच को कम किया जाए, उस रस्सी के स्ट्रेच को कम किया जाए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस एक रस्सी या रोप के अंदर जो डिवेल्प होंगे ना उनको हम बोलते हैं टेंशन। वो कब डिवेल्प होते हैं, जब आप इसको खींचोगे। क्या इस केस में मैंने रस्सी को खींच रखा है, नहीं खींच रखा, रस्सी को सिंपली हैंग किया, तो इस सीन में आपके पास टेंशन नहीं होती। टेंशन कब आएगी, जब इसी रस्सी में आप नीचे की तरफ एक ब्लॉक जिसका मास है कुछ भी मान लो m, उसको आप लटकाओगे, तब आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ टेंशन आएगा। कैसे आएगा देखिए,
तुमने अब तक दो फोर्सेस की बात करी थी, वेट की और नॉर्मल की, मैं उन्हीं की बात करता हूं एक बार पहले। क्या इस मास के पास वेट होगा? ऑफ कोर्स होगा। कितना होगा? mg होगा। कहां होगा? जी नीचे होगा, हमें पता है, हमने पढ़ा था। क्या यहाँ पे नॉर्मल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मास किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में या किसी भी सरफेस के साथ में टच में नहीं है, तो उसका नॉर्मल है ही नहीं यहाँ पे, देयर विल बी नो नॉर्मल। ठीक है जी, खत्म बात। अब बात करते हैं टेंशन कैसा होगा। खुद सोचो, ये मास है, तुमने एक रस्सी पर लगा दिया, मास क्या ट्राई करेगा कि मैं रस्सी को खींच दूं। मास विल ट्राई टू स्ट्रेच आउट द रिंग, सो स्ट्रिंग, वो स्ट्रेच करेगा स्ट्रिंग को, बट आपकी स्ट्रिंग क्या चाहती है कि मेरे में स्ट्रेच कम हो, मेरे में स्ट्रेच कम हो, तो स्ट्रिंग चाहेगी कि मैं ऊपर जाऊं। मास कह रहा है तुम नीचे आ, वो कह रहा है मैं ऊपर जाऊं, तो टेंशन भी तुम्हारा कहां होगा? इस रस्सी के अंदर की तरफ। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, यहां पर टेंशन क्या होगा? रस्सी के अंदर की तरफ जाता होगा। सेम हम यहां भी टेंशन की बात करते हैं, इस पॉइंट पर भी क्या होगा? टेंशन होगा, वो भी कितना होगा? रस्सी के अंदर जाता होगा। जब हम किसी भी डायग्राम में टेंशन को ड्रॉ करते हैं ना, तो हम जनरली क्या, हम हर बार उसको ड्रॉ करते हैं रस्सी के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स पर। जहां जहां रस्सी अलग अलग बॉडीज में कॉन्टैक्ट में आ रही है ना, वहां पर हम टेंशन को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? हम बनाएंगे वहां पे एक सिंबल टी, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर उसकी डायरेक्शन दिखाएंगे ऑलवेज रस्सी के अंदर की तरफ, रस्सी के अंदर की तरफ उसको ड्रॉ करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर मैंने टेंशन बनाया है नीचे की तरफ, मतलब ये पॉइंट से टेंशन रस्सी की तरफ जा रहा है, रस्सी की तरफ, और इस पॉइंट से टेंशन जा रहा है रस्सी की तरफ, रस्सी की तरफ। यानी हर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो टेंशन होगा वो ऑलवेज इनसाइड द रोप होता है, रस्सी के अंदर की तरफ होता है। क्योंकि फोर्सेस ट्राई करेंगी कि रस्सी की लेंथ कम की जाए, तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगी हर जगह पर, चाहे आप ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगी। एग्जाम्पल सेम यही है कि ये तुम्हारे दो हाथ हैं, तुम्हारे दो हाथ, मान लो ये पूरे का पूरा तुम्हारा सिस्टम है एक स्ट्रिंग, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। किसी ने तुम्हारे हाथों को खींचा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथ ऐसे खींच के टूट जाएं, तो तुम क्या करोगे? दोनों हाथों से अंदर की तरफ फोर्सेज लगाओगे ना। कोई मुझे ऐसे खींचेगा तो मैं अंदर की तरफ तो फोर्स लगाऊंगा, दैट इज व्हाट टेंशन, वही तो टेंशन है। एक स्ट्रिंग क्या चाहती है कि मेरे में कुछ भी चेंजेस ना हो, मैं ना टूटूं, तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी अपने, और अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी हर पॉइंट पर, दैट इज व्हाट टेंशन, दैट इज व्हाट वी कॉल टेंशन, और इसलिए ही टेंशन होता है। और ड्रॉ करने का तरीका सिंपल है, डायग्राम बनाओ, उसमें टेंशन बनाओ, काम खत्म। कैसे बनाओगे? हर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पकड़ो और अंदर की तरफ रस्सी के अंदर की तरफ सिंबल दो टी, डायरेक्शन बना दी, टेंशन हो गया जी, ये हमारा टेंशन। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डायरेक्शन की हमने बात कर दी। डायरेक्शन का सीन क्या रहता है? एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट it is inside the rope, it is directed, दोबारा लिखता हूं लाइन को, it points inside the rope। ये हमेशा कहां पॉइंट करेगी? रस्सी के अंदर की तरफ, रस्सी के अंदर की तरफ पॉइंट करेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर वन स्ट्रिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फॉर वन स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। फॉर वन स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। अगर देखो इस सेंट से लेके इस सेंट तक रस्सी पूरी एक है, उसमें कोई कट नहीं है, कोई दूसरा पार्ट नहीं जोड़ा, तो मतलब क्या होगा? चाहे मैं टेंशन यहां लिखूं, चाहे यहां लिखूं, चाहे यहां लिखूं, चाहे यहां लिखूं, चाहे यहां लिखूं, टेंशन की जो वैल्यू टी है वो क्या रहेगी? पूरी की पूरी स्ट्रिंग पर रहेगी सेम। यहां भी टी रहेगा, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, इट विल बी टी ऑल राइट। वैल्यू क्या होगी इस, वो हम फाइंड करेंगे, बात की बातें। फॉर्मूला की बात करूं, फॉर्मूला नहीं होता। फोर्स है तो फोर्स होती है, तो यहां पे ये भी लिख दो यार, इट इज अ फोर्स,
कई बार तुम्हारे दिमाग से ये निकल जाता है कि टेंशन है क्या, तो बेटा ये फोर्स ही होता है। वेट, नॉर्मल, टेंशन सब फोर्सेज हैं। अभी मैंने बोला ना इट इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स है कहाँ से आती है, रस्सी के अंदर आती है। उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको टेंशन प्रोवाइड करती हैं। अब अलग अलग डायग्राम में देखो टेंशन को कैसे बनाओगे। पहले उसी की बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक स्ट्रिंग के नीचे लगा है मास एम। मास एम की बात करूं तो यहां पे मास एम क्या लगा रहा है, वेट नीचे की तरफ। तो उस वेट को ओवरकम करने के लिए इस स्ट्रिंग में यहां पे प्रोड्यूस होगा टेंशन, कैसा होगा, ऊपर की तरफ। अगर ये टेंशन मैं यहां बनाऊं तो यहां भी कैसा होगा, रोप के अंदर की तरफ। इस पॉइंट से भी रोप के अंदर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट से भी रोप के अंदर की तरफ जा रहा है। हर पॉइंट पर जो टेंशन होगा तुम्हारा वो रस्सी के अंदर की तरफ जाना चाहिए। अगले डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक, और उस 2 kg के ब्लॉक के नीचे मैंने एक रस्सी को और लगा दिया, और यहां लगा दिया मैंने 3 kg का ब्लॉक। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इस पूरे डायग्राम के अंदर आपके पास 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं? बिल्कुल है। तो जब आप दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन को ड्रॉ करोगे ना, तो आप अलग अलग ही ड्रॉ करोगे, किसी में भी कॉमन टेंशन मत रखना। तो अब देखो यहां अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे नीचे क्या होगा 3G, या बोल दो 30 न्यूटन। बिल्कुल। इस रोप की बात करूं तो यहां पे मान लीजिए टेंशन प्रेजेंट T1। डायरेक्शन ऑब्वियस है कि अंदर की तरफ होगी रोप के, बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी रोप है, तो यहां भी टेंशन क्या होगा, T1 होगा जी, बिल्कुल होगा। ये मास है 2 kg, तो नीचे क्या लगाएगा ये 20 न्यूटन, बिल्कुल लगाएगा जी। अगर इस पूरी रोप की बात करूं, ये रोप अलग है, ये रोप अलग थी, तो दोनों में टेंशन भी अलग अलग होगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, यहां से यहां तक आपके पास टेंशन क्या होगा, कुछ भी अलग नाम दे दिया T2। डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। और इस पॉइंट पर भी क्या डायरेक्शन होगी, इनवर्ड। ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा सीन रहता है टेंशन बनाने का। टेंशन कहां बनाओगे, रोप के अंदर। रोप होना नेसेसरी है, रोप में बनाओगे या स्ट्रिंग में बनाओगे। और कैसे बनाओगे, हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अंदर की तरफ जाने वाला फोर्स टेंशन, खत्म। किसके अंदर, रस्सी के अंदर, खत्म। डायरेक्शन आ गई, वैल्यूज कैसे आएंगी वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने बहुत सारी फोर्सेस की बात करी, वेट, नॉर्मल एंड टेंशन, और उनके फ्री बॉडी डायग्राम्स की बातें चल रही थी। अभी मैंने फोर्सेस की बात कर दी। अगली वीडियो में हम कवर अप करेंगे कुछ डायग्राम्स, कुछ अलग से डायग्राम, कुछ यूनिक से डायग्राम, जिनमें हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे उसमें। ऑलराइट, तो इन द नेक्स्ट वीडियो we will cover up various diagrams और उनमें हम जनरली उनमें क्या बनाएंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उन सारे स्ट्रक्चर्स का। ऑलराइट, तो तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए, वेट, नॉर्मल, टेंशन को समझिए कैसे बनाना है, और अगली वीडियो में हम बनाएंगे इनका अच्छी तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर तरीके से। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी जो जो मैंने फोर्सेस के बारे में कमेंट आउट किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।